नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि पुराने वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और हम इसी कड़ी के अंदर अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो लेसन नंबर 3 है, आनुवंशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसकी तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम इस आनुवंशिकी की परिभाषा, सामान्य परिचय, किस तरह से ये शब्द बना है, वो सारी चीजें। मेंडल, ग्रेट जॉन मेंडल, जिसे पूरी दुनिया जानती है, आनुवंशिकी के जनक है। वो आनुवंशिकी के नियम इन्होंने दिए थे, जिन्हें मेंडल के नियम कहते हैं। पूरा उनका किस तरह से उन्होंने नियम दिए थे वो सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। और अपने जो सजीवों के अंदर लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, वो किस तरह से गमन करेंगे और उनका क्या महत्व है, किस तरह से वो बदलते हैं और एक नई जाति की उत्पत्ति भी इसमें होती है। मेंडलवाद यानी मेंडल के नियम, मेंडल का इतिहास कितने समय तक दबा रहा, पुनर्खोज के बारे में हम पढ़ेंगे। मेंडल सक्सेस किस प्रकार से हुआ, तो वो सफलता के कारण पढ़ेंगे। मटर के पादप का चुनाव जो मेंडल ने किया, उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। तो चुनाव क्यों किया मटर के पादप का? उद्यान मटर पाइसिन सटाइम, इसका बॉटनिकल नेम है, उसके बाद फिर मेंडल के नियमों को सही तरीके से समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए आनुवंशिकी की शब्दावली बहुत जरूरी है। जैसे हम इंग्लिश का कोई लेसन पढ़ते और उसमें उसके मीनिंग्स याद करते हैं, उनको याद करने के बाद में हम लेसन का अध्ययन करते हैं, तो वो थोड़ा आसान रहता है। फिर मेंडल के नियम और मेंडल के नियमों से संबंधित संकर पूर्वज संकरण और व्युत्क्रम संकरण, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट पूछे गए थे। संकर पूर्वज संकरण अभी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, बोर्ड के एग्जाम में। व्युत्क्रम संकरण 18 और 17 के पेपर में पूछा गया था। आनुवंशिकी के नियमों का महत्व सीधे साधे क्वेश्चन पूछते, दो महत्व पूछे गए थे अभी 2019 के पेपर के। दो महत्व, उनके कुछ अलग अलग महत्व, यानी आनुवंशिकी के नियमों का सजीवों के लिए क्या महत्व है, वो सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। ये जो लेसन है उसका जो मार्क है, डिवाइडेशन, वो 4 नंबर है, यानी 4 नंबर का ये लेसन है। इसमें जो बड़ा क्वेश्चन आता है लगभग 2 दे 2, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट करके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें भी हो सकता है आने वाले पैटर्न के अनुसार 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाए, फिर छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फैक्ट चीजें पूछी जा सकती है, सिंपली सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम अब इस आनुवंशिकी पर चर्चा करते हैं। देखिए, आनुवंशिकी की जो परिभाषा है, यानी कि डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो ये जीव विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान की जिस शाखा में सजीवों, जितने भी सजीव हैं, सजीवों के आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण वे विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं का अध्ययन करना आनुवंशिकी कहलाता है। तो आपको 1 नंबर की परिभाषा पूछे कि आनुवंशिकी कहते हैं, सिर्फ ऐसी परिभाषा पूछी नहीं गई, लेकिन जरूरी है जानकारी के लिए
तो जीव विज्ञान की जिस शाखा में सजीवों के आनुवंशिक लक्षण और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है या करना आनुवंशिकी कहलाता है। करना आनुवंशिकी कहलाता है। अब यहाँ दो रूल है, साइंस का एक रूल है कि अगर हमने वर्डों पर पकड़ बना ली, वर्डों के अर्थ जान ले, शब्दों का अर्थ जान लिया, उसकी परिभाषा जान ली, तो हम इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान सब जानते हैं, इसमें जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, सब्जियों के बारे में। यहाँ दो वर्ड आए, तो आनुवंशिक लक्षण और एक आई है विभिन्न। क्या है ये वर्ड? बात करते हैं आनुवंशिक लक्षण। ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में आते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भ्रमण करते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है, जो माता पिता से संतान के अंदर आए हैं। और विभिन्नता, इन लैंगिक जन्म, देखो सजीवों के अंदर जो विभिन्नता उत्पन्न होती है वो लैंगिक जनन के कारण उत्पन्न होती है। अलैंगिक जनन से कभी भी विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती। तो लैंगिक जनन होता है जिसमें लैंगिक अणुओं की सहायता से जनन प्रक्रिया होती है, और लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होता है। जीन एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर, जिसे हम बोल सकते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जैसे मटर का पौधा है लंबा, शुद्ध लंबा, जिसे हम कैपिटल टी से लिख सकते हैं, इसका क्रॉस हमने करवा दिया शुद्ध बोना पौधा, और शुद्ध बोना पौधा को हम लिख सकते हैं स्मॉल टी। ठीक है, अब इनका हमने क्रॉसिंग ओवर करवाया, क्रॉस करवाया दोनों के बीच में, ये इस तरह से, तो एक नया पादप प्राप्त हुआ, और वो नया पादप है अशुद्ध लंबा। यही विभिन्नता है, और इन्हीं विभिन्नताओं की वजह से एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो सजीवों में नई जातियां बनती है वो विभिन्नताओं के कारण, और जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है लैंगिक जनन के दौरान होने वाले इस जीन विनिमय के कारण। तो यह थी आनुवंशिकी की डेफिनेशन, आनुवंशिक लक्षण और विभिन्नताओं के बारे में। अगर हम बात करें कि ये आनुवंशिकी या जेनेटिक्स है वो किस तरह से बनी, ये इसके नाम से, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, यानी जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा का ये शब्द है जीन। इस जीन से ही जेनेटिक्स बना, और इस जीन शब्द का अर्थ होता है कारक, जो किसी सजीव में किसी लक्षण को निर्धारित करता है। इसके बारे में और पढ़ेंगे। मेंडल ने इसे कारक नाम दिया, यानी जीन को कारक नाम देने वाले वैज्ञानिक थे मेंडल, और इसी मेंडल द्वारा प्रयुक्त किए गए कारक शब्द को जीन नाम देने वाले वैज्ञानिक थे जॉनसन। कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा सकता है सीधी सादी लाइन कि मेंडल द्वारा प्रयुक्त किए गए कारक शब्द को जीन नाम किसने दिया, तो जीन नाम जॉनसन ने दिया। तो ये सबसे पहले जेनेटिक शब्द जीन से बना। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1905 में बैटसन नामक वैज्ञानिक। 1905 में बैटसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। यह चीजें आपको समझनी है, और साथ में रफ कॉपी और पेन भी रखना ताकि इनको नोट कर सके, और आपके पीडीएफ के रूप में नोट भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो बैटसन ने सबसे पहले जेनेटिक शब्द का प्रयोग किया था।
अगर हम बात करें एक आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में घूमन करते हैं तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटी, यानी कि वंशावृद्धि। आनुवंशिक लक्षणों का वंश दर वंश गति करना क्या कहलाता है? वंशावृद्धि कहलाता है। और इस हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सन 1813 के अंदर हर्बर्ट स्पेंसर नामक हर्बर्ट स्पेंसर। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर कि बैटसन ने किस शब्द का प्रयोग किया या जेनेटिक, ऐसे पूछेंगे सवाल में कि जेनेटिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो बैटसन ने किया। वंशावृद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। तो ये इसकी परिभाषा की सामान्य परिचय हो गया। अब हम आगे की बात करेंगे जिसमें हम इस आनुवंशिकी के महान वैज्ञानिक मेंडल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे इन मेंडल के नियमों को मेंडलवाद कहते हैं। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि मेंडलवाद क्या है, लेख लिखिए तो मेंडल की पूरी जीवनी और उन आनुवंशिकी के नियमों, आनुवंशिकी के नियमों मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपके समझ में आया हो। लेसन का नाम, ताकि बार बार आप कंफ्यूज नहीं, देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर इनको उपाधि दी गई थी, चर्च में एक पादरी का पद पर ये कार्य करते थे। अब मेंडल के जीवन परिचय की बात करते हैं। जीवन परिचय का इनका जन्म हुआ सन 22 जुलाई 1822 को। छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया। उस ऑस्ट्रिया देश में एक शहर हेंजेनडॉर्फ, उस शहर के एक गांव, ये शहर गांव सीधीशीयन, वो बता सीधीशीयन। हमें कहीं नहीं पूछेंगे कि मेंडल का जन्म, एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि मेंडल का जन्म कौन से गांव में हुआ, नहीं। लेकिन नॉर्मल जानकारी के लिए कि ऑस्ट्रिया देश के हेंजेनडॉर्फ गांव के सीधीशीयन गांव में कुछ महान वैज्ञानिक मेंडल का जन्म हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात सन 1843 के आसपास, ये 42 लगभग तो 43 ही है, सन 1843 में इसी शहर में चर्च में पादरी, जैसे मंदिर में पुजारी होता है उसी तरह से चर्च में पादरी के पद पर, वहां उन्होंने उद्यान मटर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं गार्डन पी, इसका जो बॉटनिकल नेम है पाइथम सटाइटम। इसी मटर के पौधे पर, इसी उद्यान मटर के पौधे पर उन्होंने अपना अध्ययन करते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और लगभग 7-8 साल के लंबे प्रयोग के बाद, कई वर्षों के प्रयोग के बाद, सन 1865 में मेंडल के नियम एक सोसाइटी थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री,
इस ब्रून सोसाइटी नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत की। 1865 की बात है। मेंडल ने नियम तैयार किए, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष प्रस्तुत भी किए। और 1866 में जब इस सोसाइटी की वार्षिकी थी, उस वक्त मेंडल के नियम प्रकाशित हुए थे। और किस शीर्षक से प्रकाशित हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है शीर्षक। वो शीर्षक था पादप संकरण पर प्रयोग। पादप मतलब प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, उसी शीर्षक के नाम से ये प्रकाशित किए थे। लगभग 1865 में मेंडल के नियम आ चुके थे, 1866 में प्रकाशित भी हो गए। और इन्हीं मेंडल के नियमों को, जो आनुवंशिकी के नियम मेंडल ने दिए थे, उन्हीं आनुवंशिकी और मेंडल के नियमों को मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। और 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। ये नियम अब 1865 में बन गए, लेकिन दुनिया के सामने कब आए वो हम बात करेंगे इस टॉपिक में। मेंडलवाद की पुनर्खोज, ये मेंडलवाद है। मेंडल का जन्म यह है, किस पद पर, मतलब अपने प्रारंभिक और पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में यहाँ उद्यान मेटक गार्डन पे पाइसन सटाइवन पर जो प्रयोग उन्होंने किए थे 1865 में मेंडल के नियम बन गए। उन्हीं नियमों को मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। आपको कहीं नहीं पूछेंगे मेंडल का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये पूछेंगे। मेंडलवाद क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मेंडलवाद क्या है, संक्षिप्त में समझाइए। तो ये चीज आपको समझानी है। अब बात करेंगे कि नियम कहाँ छूटे थे, क्यों उजागर नहीं हुए। बात करें अगर मेंडलवाद की पुनर्खोज, मेंडलवाद ये टॉपिक ये हुआ, ये हो गया। तीसरा चलना मेंडलवाद की पुनर्खोज या पुनर्खोज 1963 कब हुई थी, यह भी बता देना। सन 1900, सबको पता है, सब पढ़े लिखे। सन 1900 यानी 35 वर्ष तक मेंडल के नियम उपेक्षित है। मेंडल के नियम उपेक्षित यानी दुनिया के सामने नहीं आए। दुनिया के सामने आए तो लोगों ने माना नहीं था। तब सन 1900 के अंदर 3 वैज्ञानिक थे। एक था जर्मनी का कार्ल कोरेंट्स, दूसरा था ऑस्ट्रिया का ही, इन्हीं के देश का, ऑस्ट्रिया का एरिक वॉन शेरमेन। ये तीनों वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं मेंडलवाद की पुनर्खोज के बारे में आप क्या जानते हैं, या मेंडलवाद की पुनर्खोज के बारे में समझाइए। तीसरा वैज्ञानिक हॉलैंड का, जिससे पहला नीदरलैंड अब बोलते हैं, पहले हॉलैंड बोलते थे। हॉलैंड का ह्यूगो डी व्रीज। ये जो वैज्ञानिक है ह्यूगो डी व्रीज, इसने मक्खियों पर और प्रिमरोज नामक पौधे पर एक विशेष अध्ययन करते हुए एक दुनिया में नया नियम दिया था। वो है इनम उत्परिवर्तन का जनक कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट। उत का मतलब होता है अचानक, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। किसी भी सजीव के अंदर, कोई भी सजीव है, उसमें अगर अचानक कोई बदलाव आ रहा है एकदम से, अचानक से, तो उस अचानक होने वाले बदलाव की वजह से उसमें विभिन्नता उत्पन्न होने की और एक नई जाति उत्पन्न होगी। तो ह्यूगो डी व्रीज को हम उत्परिवर्तनवाद का जनक कहा जा सकते हैं या कह सकते हैं। ये तीनों वैज्ञानिक, इन तीनों ने अलग अलग कार्य किया था, एक साथ नहीं किया था।
अलग अलग कार्य करते हुए जो नियम दिए थे वो मेंडल के नियमों के एक समान थे। तो इन्होंने सहानुभूति दिखाई और मेंडल के नियमों को पुनः उजागर किया था, दुनिया के सामने लाए थे और इसी के लिए इन्हें जाना जाता है मेंडलवाद की पुनर्खोज के रूप में। इन्हीं तीनों वैज्ञानिकों तो इस तरह से मेंडलवाद की पुनर्खोज फिर लोगों ने जाना, दुनिया ने जाना कि मेंडल सक्सेस कैसे हुआ, यानी कि रीजन फॉर मेंडल सक्सेस कि मेंडल ने कौन सी नीतियां अपनाई, कौन से नियम अपनाए, कौन से प्रयोग अपनाए जिसकी वजह से मेंडल सक्सेस हुआ। तो उस पर चर्चा करते हैं। जैसे मेंडल की सफलता के बाद सफलता के कारण बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। पहला, एक समय में एक ही लक्षण की वंशावृत्ति का अध्ययन किया। मतलब ज्यादा लालच इन्होंने नहीं किया था। एक साथ मटर के पौधे के एक ही लक्षण की वंशावृत्ति का, मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण थे। जैसे अभी हमने पढ़ा था लंबापन और घूर्णन, ये मटर के पादप की ऊंचाई का लक्षण है कि कुछ पौधे लंबे होते, कुछ बोले होते, इस तरह से। तो ये लक्षण है। उन्होंने पहले मटर के पादप की ऊंचाई देखी, फिर बीजों आकृति को देखी, अगले साल बीजों के आकार, फिर रंग पर, फिर पुष्पों की स्थिति, पुष्पों के कलर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये बड़ा है। दूसरा, अपने जितने प्रयोग किए थे, अपने प्रयोगों के आंकड़ों का, जितने भी आंकड़े प्राप्त हुए थे अपने प्रयोगों के आंकड़ों का सावधानी पूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण किया। सांख्यिकीय विश्लेषण इन्होंने की, एनालिसिस, उन आंकड़ों को सही तरीके से समझ करके और फिर उजागर किया। तो आंकड़ों का सही व्यवस्थित सांख्यिकीय इन्होंने विश्लेषण किया। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था, मटर के पादप का चुनाव। मटर के पादप का चुनाव किस तरह से इन्होंने किया, तो ये इनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। तो ये बिल्कुल इजी से कारण है। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर कि मेंडल की सफलता के 3 कारण बताइए। तो बिल्कुल इजी सा कि एक समय में एक ही लक्षण की वंशावृत्ति थी। अपने जितने भी प्रयोग किए उनके आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकीय विश्लेषण, मटर के पादप का अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप का उद्यान मटर का चुनाव इन्होंने, उद्यान मटर के पादप का चुनाव इन्होंने किया। तो अपना तीसरा टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं मटर के पादप का चुनाव। क्यों किया, उसकी वजह जाने। इसमें सबसे पहला कारण है उद्यान मटर के पादप का चुनाव करना। पहला कारण, मटर का पादप 1 वर्षीय है। 1 वर्षीय यानी 1 वर्ष के अंदर मटर की फसल तैयार हो जाती है तो उसका एक्सपेरिमेंट हो सकता है। अगले साल फिर एक नए लक्षण की। तो इस तरह से उन्होंने 7 मटर के जो लक्षण थे, विपरीत लक्षण 7 जोड़ी, उनका 7 सालों के अंदर अध्ययन कर लिया। दूसरा, मटर का पौधा द्विलिंगी होने के कारण
मटर का पौधा हमेशा द्विलिंगी यानी उसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर उसी पुष्प के अंदर पाए जाते हैं। तो मटर का पौधा द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण करवा सकते हैं। स्वपरागण आसानी के साथ में करवाया जा सकता है, यानी कि उसी पुष्प का उसी के साथ में क्रॉस, उसी स्त्री केसर का उसी पुंकेसर के साथ में क्रॉस, उस स्वपरागण। और स्वपरागण का फायदा देखिए, लाभ देखिए, इससे हम शुद्ध वंशक्रम प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध वंशक्रम, क्रॉसिंग ओवर तो हो रहा है लेकिन शुद्ध वंशक्रम के साथ हो रहा है, तो हमें शुद्ध वंशक्रम ही प्राप्त होगा। तीसरा, मटर के पुष्प में विपुषण क्रिया, विपुषण समझेंगे इस वर्ड को कि विपुषण क्या होता है। मटर के पुष्प में विपुषण द्वारा कृत्रिम पर परागण करवाया जा सकता है। इन्हीं वर्णों को भी हम पढ़ेंगे। कृत्रिम पर परागण करवाया जा सकता है। ये चीज किस तरह से विपुषण होता है, जैसे मटर का पौधा है, इस मटर के पौधे में जो पुष्प है उस पुष्प की अगर हम आंतरिक संरचना की बात करें तो ये अंडाशय, ये वर्तिकाग्र जिसे हम स्त्री केसर बोल सकते हैं, और ये पुंकेसर, इसके चार इस तरह से इसके अंदर अंडाणु बन रहे हैं, ये इस तरह से, ये बाह्य दलपुंज, ये पंखुड़ी और ये पुष्प की सामान्य से संरचना बन जाती है। अब विपुषण होता क्या है? जो पुष्प की अनुप्रस्थ काट हमने काट के जो बनाई है, इसमें ये है पुंकेसर और ये है स्त्री केसर। ये अंडाशय, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका नली है, पराग नली का जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे ही यहां से पराग यहां पराग कर, ध्यान से समझना, परागण और परागकण में कितना फर्क है। इन छोटे छोटे कणों, इन नर युग्मकों को हम परागकण कहते हैं, परागकण। और ये परागकण जब इस पुंकेसर से इसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे हम कहते हैं, इसका पहुंचना, यहाँ तक पहुंचना तो परागण कहलाता है। परागण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ये कहलाता है परागण। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहलाता है स्वपरागण। और यहाँ से उड़ करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प, उसी जाति के, जाति तो वही है मटर का पौधा होगा, लेकिन किसी बोना पौधा है या कोई लंबा पौधा है उसके साथ, तो वहां जाकर के उस वर्तिकाग्र से चिपकेंगे तो उसे हम बोलते हैं परपरागण। तो ये हो गया स्वपरागण। अब परपरागण करवाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से इसको हटा दिया जाता है, पुंकेसर को या स्त्री केसर, दोनों में से किसी एक को हटाना, कृत्रिम रूप से अलग कर देना, क्योंकि द्विलिंगी पुष्प है, वो क्रिया कहलाती है विपुषण। और ये हट चुके हैं तो दूसरे पुष्प के स्त्री दूसरे पुष्प के परागण इस पर आकर के गिरेंगे, तो ये हो गया परपरागण। और ये कृत्रिम रूप से हमने परपरागण करवाया है, क्योंकि विपुषण क्रिया हमने जो करवाई है। तो यहाँ से कृत्रिम परपरागण आसानी से हो सकता है और एक नई जाति है वो बनाई जा सकती है, या दूसरा वंशक्रम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मटर के पादप का चुनाव क्यों किया। तो इसका पहला कारण मटर का पौधा एक वर्षीय, दूसरा मटर का पौधा द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण,
और कृत्रिम रूप से पर परागण के लिए पुष्प क्रिया आसानी से अपनाई जा सकती है। अब हम बात करें इसका चौथा मटर के पौधे में सात पूरी विपरीत लक्षण पाए गए। सात पूरी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जिससे इन आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों को किस तरह से झाड़े ग्रहण करें उनका आसानी से अध्ययन हो सकता है। जैसे मटर का पौधा, उसकी ऊंचाई वो एक लक्षण हो गया, मटर के पौधे की ऊंचाई ये लक्षण। पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति ये एक लक्षण कि पुष्प का रंग बैंगनी है या सफेद है, तो वो इस तरह से इनमें भी प्रभावी और अप्रभावी होते हैं। जैसे ऊंचाई के अंदर लंबापन प्रभावी है क्योंकि वो दूर से ही नजर आता है। 100 पौधे हैं और उनमें एक बोना है, तो लंबे पौधे तो आसानी से दिख जाते हैं, लेकिन जो बोना पौधा है वो छुप जाता है, तो वो लंबापन प्रभावी है और बोनापन क्या है प्रभावी। इसी तरह से मटर के पुष्प की स्थिति कक्षीय है तो वो प्रभावी है, यानी निश्चित कक्षाओं में स्थापित है तो वो प्रभावी है। बीज की आकृति, पीला रंग का बीज प्रभावी होता है और हरा रंग का अप्रभावी होता है। जो गुण होता है बीज वो प्रभावी होता है, जो झुर्रीदार होता है वो कच्चा होता है वो अप्रभावी होता है। तो इस तरह से इनकी जो लक्षण है वो आ जाते हैं। बीज का रंग आ जाता है, बीज की स्थिति आ जाती है। पुष्प का रंग अपरिपक्व, फली का जो कलर है वो आ जाता है अपरिपक्व, जब तक वो कच्ची रहती है तब तक उसका जो प्रभावी लक्षण है वो हरा रहता है, अप्रभावी रहता है वो पीला। तो ये लक्षण है और इन्हीं सात जोड़ी विपरीत लक्षणों को देखते हुए मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव किया। ओके, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक। यह टॉपिक उठ चुका है, बड़े टॉपिक यह है। अब आगे तो जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मटर के पादप का चुनाव मेंडल ने क्यों किया, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। सीधी सादी चीजें पूछी जा सकती है। तो बात करते हैं मटर ये आनुवंशिकी की शब्दावली। जो शब्द आएंगे नए नए कुछ शब्द अभी आए हैं, तो आनुवंशिकी की शब्दावली के बारे में हम चर्चा करेंगे। वापस क्या मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, अनुवंशिकी लिख सकते हैं या आनुवंशिकी। आनुवंशिकी की शब्दावली ध्यान रखना। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल है, इन्होंने भी इनके नियम दिए हैं। कई बार आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो वो मेंडल भी आपको लिखना है। अब ये आनुवंशिकी की शब्दावली आई, इसके अंदर नंबर 1 जी। किसी एक सजीवों में लिख देता हूँ डेफिनेशन। सजीवों में किसी लक्षण, कोई भी लक्षण है, लंबापन है, घनापन है या ऊंचाई है या पौधों के अंदर पुष्प की स्थिति है, पुष्प का कलर है, तो उन सजीवों में किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहा जाता है। सजीवों को किसी भी लक्षण को, जैसे हमारे बालों का जो आकार है वो घुंघराले बाल है, तो ये जैसे अपने माँ के बाल के घुंघराले और अपने बाल के घुंघराले, तो ये एक आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रहा है। इससे कुछ आनुवंशिक रोग है, जैसे गंजापन है या हीमोफीलिया है, शाही बीमारी है, तो वो आनुवंशिक बीमारियां हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन कर रही है जीन की वजह से। तो सजीवों में किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को ही क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। और इस कारक शब्द का प्रयोग किसने किया था,
मेंडल, और कारक शब्द को जीन नाम किसने दिया था? जॉनसन, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं अगला जो है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, जो ये युग्म विकल्पी है जिसे हम एलील भी बोलते हैं, एलील्स बोला जा सकता है, किसी भी लक्षण, किसी विपरीत लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के जोड़े, जीन के जोड़े को जिसके अंदर दो जीन एक साथ है, युग्म विकल्प जिसे बोला जाता है। तो किसी एक लक्षण को निर्धारित करने वाले जीन के विपर्यासी स्वरूप को, उस जोड़े को भी युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये जीन लंबापन को और ये जीन बोनेपन को, तो ये जीन का जोड़ा बन चुका है। अगर ये जीन के दोनों जोड़े एक समान है, जीन के दोनों जोड़े अगर एक समान है तो उन्हें बोला जाता है एक समान युग्म विकल्प। एक समान युग्म, युग्मक या युग्म विकल्प भी हम बोल सकते हैं। ये एक समान होने पर, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लंबापन को प्रकट करता है, लंबापन, और ये प्रकट करता है बोलनापन। तो ये संयुग्म चीज होगी, एक समान होने की वजह से। दूसरा, तीसरा जो है चौथा, विषम युग्म जीव। विषम युग्म जीव, जीन का जोड़ा एक समान नहीं है, यानी असमान है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये लंबापन, ये बोलनापन दोनों अलग अलग है, एक साथ होने की वजह से इसको हम विषम युग्म जीव कहते हैं। जो हमारे लक्षण परानुपात और जीन परानुपात तैयार करते समय इनको हम शुद्ध भी कह सकते हैं। सम युग्म जीव को शुद्ध कहते हैं और विषम युग्म जीव को कहा जाता है अशुद्ध। जैसे इसका नाम हो गया शुद्ध लंबापन, इसका हो गया अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। यहाँ चीजें, ये तीनों पॉइंट्स, ये जीन समझ में आ गया। ये जीन का जोड़ा युग्म विकल्पी है। सम युग्मज जीन के युग्म विकल्पी दोनों एक समान है तो उसे सम युग्मज, और दोनों अलग अलग है तो उन्हें विषम युग्मज। इन्हें शुद्ध कहा जाता है और इन्हें अशुद्ध कहा जाता है। जैसे ये शुद्ध बोलना है, ध्यान रहे, अशुद्ध बोलना कभी भी नहीं होता। अशुद्ध बोलने को हम अशुद्ध लंबा कहते हैं, बोलना हमेशा शुद्ध ही होता है। ये अब हम बात करते हैं इसके अगले शब्दावली में चलिए। ध्यान रहे भाई, टॉपिक में ऊपर से मीठा नहीं, जैसे यहाँ से मैंने लिखा हुआ आनुवंशिकी की शब्दावली, तो आनुवंशिकी की शब्दावली चलेगी। जिस ऊपर लिखा हुआ लेसन नंबर 3 आनुवंशिकी जेनेटिक्स, तब तक ये लिखा हुआ रहेगा, यही लेसन चलेगा। और ऊपर लिखा है 10th क्लास साइंस 80, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती तब तक यही चलेगी। बात करते हैं आगे कि आनुवंशिकी की शब्दावली में कुछ और बात। लक्षण परारुप अनुपात, ये जो लक्षण परारुप अनुपात है, सजीवों की बाह्य प्रतीति, सजीवों की बाह्य प्रतीति यानी बाह्य संरचना को देख करके जो अनुपात तैयार होता है, बाह्य संरचना या बाह्य प्रतीति। जैसे कोई व्यक्ति दूर से हमें दिख जाता है तो हम कह देते हैं कि ये लंबा है, ये बोलना है, तो वो लक्षण परारुप अनुपात है। ठीक है, जैसे कैपिटल टी, तो ये लंबा है। लक्षण परारुप अनुपात में ये हमने लिखा, तो लक्षण परारुप अनुपात में ये भी माना जाएगा लंबा और ये माना जाएगा बोलना। ध्यान रहे, शुद्ध और अशुद्ध को यहाँ पर शामिल
नहीं किया जाता, क्योंकि केवल हमें बाह्य संरचना देखनी है, ऊपर से संरचना देखनी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 4 पौधे बना दिए, ये और ये। अब इसमें देखना इनका लक्षण परागण अनुपात तैयार करना कि 4 पौधे हैं, ये पौधा लंबा है और ये पौधा भी इसके बराबर लंबा है। मटर के पौधे तो लंबे होंगे 2, कितने होंगे 2। अब देखेंगे कि ये पौधा पूर्ण रूप से लंबा तो नहीं है, लेकिन लंबे की स्टेज में आएगा, क्योंकि हम लक्षण परागण अनुपात ले रहे हैं। तो लंबे कितने होंगे 3, और अब एक ले लिया 2। तो लक्षण परागण अनुपात ये मान लिया मैंने अशुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा, कैपिटल टी स्मॉल। यहीं से समझना इनको, ताकि आगे जब मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। यह हो गया अशुद्ध, ये हो गया शुद्ध बोलना, शुद्ध बोलना। तो शुद्ध बोलना को हम देख सकते हैं स्मॉल टी स्मॉल। ये हो गया दोनों पौधे शुद्ध लंबे, और शुद्ध लंबे को हम देख सकते हैं कैपिटल टी। अब लक्षण परागण अनुपात देखना तो हमें शुद्ध अशुद्ध नहीं देखना, केवल देखना लंबा और केवल देखना बोलना। तो लंबे पौधे कितने हो गए 1, ये 2, ये हो गए शुद्ध लंबे 1 2, और ये रहा तीसरा, तो 3 अनुपात 1 ले लिया बोलना, तो ये हो गया 3 अनुपात 1। अब हम बात करते हैं जीन परागण अनुपात की, जिसमें हम आनुवंशिक रचना के आधार पर देखें जीन परागण अनुपात। जो इनकी आंतरिक संरचना आनुवंशिक रचना के आधार पर हम इन्हें तय करेंगे, और जो जीन परागण अनुपात तैयार होता है उसमें देखिए शुद्ध और अशुद्ध के आधार पर तैयार होगा। आनुवंशिक रचना के आधार पर जो अनुपात तैयार होता है उसे जीन परागण अनुपात कहते हैं, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध लेते हैं। तो पहले शुद्ध लंबे 2 पौधे होंगे शुद्ध लंबे, एक हो गया अशुद्ध लंबा और एक हो गया शुद्ध बोलना। तो अनुपात बन गया 2 अनुपात 1 अनुपात 1। यही अनुपात हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम के अंदर। अब हम बात करते हैं इन जो नियम हम पढ़ेंगे उससे पहले कुछ और शब्दावली। प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण इस लक्षण होते हैं कारक है जो सजीवों में प्रकट हो रहे। प्रभावी जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें कहते हैं प्रभावी लक्षण। जैसे समझे आप, मटर का पौधा शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, उसका हमने क्रॉस करवा दिया शुद्ध बोलना, दोनों में कैपिटल है, ये भी है, ये दोनों ही प्रभावी है। ये जो जनक है यह भी प्रभावी है, यह भी प्रभावी है, इसे बोलना पड़ गया। ये एप्पल है, ये एप्पल का ये एप्पल का और ये प्रभावी। क्यों कहते हैं इन्हें प्रभावी और ये प्रभावी? कि जैसे इनमें क्रॉस करवाएंगे प्रथम पीढ़ी बनेगी, एफ1 पीढ़ी के पैरेंटल जनरेशन के फर्स्ट फाइनल जनरेशन, इसमें कैपिटल स्मॉल ये कैपिटल स्मॉल ये एप्पल, ये जो पौधा बनेगा इसका जो नाम हम रखेंगे वो रखेंगे अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। ये प्रभावी लक्षण, ये प्रभावी अशुद्ध लंबा। क्या बोनापन का लक्षण इसमें आ रहा है? कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो छिप चुका है। अशुद्ध लंबा है, पूर्ण रूप से लंबा नहीं है, लेकिन प्रभावी लक्षण इसके अंदर प्रकट हो रहा है। ये प्रभावी लक्षण छिप रहा है। तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें तो कहते हैं प्रभावी, और जो लक्षण छिपे हुए रहते हैं उन्हें कहते हैं ये प्रभावी। और इसी नियम को हम आगे पढ़ेंगे मेंडल की प्रभाविता के नियम के ऊपर, तब हम इसे और विस्तार से समझेंगे।
तो ये हो गया प्रभावी दर्शन और अप्रभावी। अब हम पढ़ेंगे एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। एक संकर जिसके अंदर एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं, जैसे एक ही लक्षण की वंशागति, हमने पादप की ऊंचाई का अध्ययन किया तो ये एक लक्षण हो गया, इसमें लंबापन का मूल्य पता है। या हमने इसका अध्ययन कर दिया बीज का रंग, बीज का रंग, तो वो एक प्रभाव हो गया, वो एक संकर संकरण के अंदर आ गया। तो ये एक संकर संकरण जिसमें एक ही लक्षण जीवों के किसी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करें। उसी तरह से द्विसंकर, इसमें दो लक्षणों की वंशागति। उसी तरह से त्रिसंकर, इसमें तीन लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे पूछे जाएंगे, ये मेंडल के नियमों में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है बहुसंकर संकरण, यह डाई हाइब्रिड, यह ट्राई हाइब्रिड, ट्रिपल हाइब्रिड इसे हम बोल सकते हैं बहुसंकर संकरण। और बहुसंकर संकरण जैसे पॉलीहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट बोलता है, ये प्रयोग है संकरण जिससे संकर जाति हमें प्राप्त होती है। इसे हम बाजरा खरीदते हैं, बाजरे की थैली के ऊपर लिखा रहता है हाइब्रिड बाजरा। हाइब्रिड बाजरा मतलब दो अलग अलग जातियों का क्रॉस करवा कर एक संकर जाति प्राप्त की गई। हमारे जो देशी बाजरा होती है उसकी सीटी छोटी होती है, तना लंबा होता है, तो अनाज उत्पादन थोड़ा कम होता है। आजकल जो बाजरा आ रही है हाइब्रिड बाजरा, इसमें तना की लंबाई थोड़ी भले कम हो लेकिन सीटी बड़ी देती है, जिससे अनाज उत्पादन ज्यादा होता है। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा अनाज उत्पादन बाजरे का होता है। अब हम देखते हैं बहुसंकर संकरण हो गया पॉलीहाइब्रिड, जिसमें अनेक लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें जनक पीढ़ी, अगर आपको पूछ ले कि जनक पीढ़ी क्या है, तो जनक पीढ़ी की अगर हम बात करें तो संतति प्राप्त करने के लिए, संतान प्राप्त करने के लिए जिन सजीवों का, जिन पौधों का आपस में क्रॉस करवाया जाता है उस पीढ़ी को संतति पीढ़ी। और जनक पीढ़ी के क्रॉस से जो नई संतान प्राप्त होती है उसे F1 पीढ़ी कहते हैं, फर्स्ट फाइनल जनरेशन बोलते हैं, इसे पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। और F1 पीढ़ी के आपस में क्रॉस करवाने की वजह से F2 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है। तो ये पीढ़ियां आगे बढ़ती रहती है। तो ये हुआ हमारी आनुवंशिकी शब्दावली। और उसी शब्दावली में कुछ चीजें हैं वो अलग से पढ़ेंगे, संकर, पूर्व संकर और व्युत्क्रम संकर। वैसे शब्दावली में तो, लेकिन हम अलग से इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये चीजें हुई। एक हो जाता है इसमें शब्दावली में एक संकर अनुपात, एक संकर संकरण अनुपात। तो जो एक संकर संकरण के कारण जो अनुपात प्राप्त होता है उसे एक संकर संकरण अनुपात कहते हैं। जो दो द्विसंकर संकरण से दो लक्षणों की वंशागति से जो अनुपात प्राप्त होगा उसे द्विसंकर संकरण अनुपात कहते हैं। तो ये इसी से संबंधित है। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्दावली हुई वो आपके कंप्लीट हुई है, जिसे आप आसानी से नोट कर सकते हैं। पीडीएफ पर आपको पूरे नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी हमें घर पे ही रहना है, कोरोना से पूर्ण रूप से बचना है, क्योंकि सावधान होगी सुरक्षा। अब मैंने यहाँ जो मेन टॉपिक है वो मिटा दिया। अब एक नया टॉपिक हम अगले वीडियो के अंदर लेंगे और वो आनुवंशिकी की शब्दावली हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मेंडल के नियमों के बारे में हम आशा करते हैं कि अब तक की सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी और आगे के जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे। धन्यवाद।